नमस्कार साथियों, मैं पंकज शुक्ला श्री मदन मोहन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम नया विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं ऑनलाइन, और मैंने आपको जैसा पहले कहा था कि इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपको भरपूर मैटर मिलेगा पढ़ने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासें होंगी, इन ऑनलाइन क्लासों में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को यहाँ मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कंपटीशन जो वर्तमान 2024 की आगामी भर्ती परीक्षाएं, उनसे रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो आज हम एक नया विषय जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण ये राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में एवं सेंट्रल की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें हमारे हिंदी विषय का पाठ्यक्रम पूछा जाता है, ये हिंदी विषय का पाठ्यक्रम व्याकरण जो है, इस व्याकरण से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। और लगभग सभी परीक्षाओं में इस हिंदी व्याकरण का जो है लगभग 60 से 70% जो हमारा पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो पूरी तरीके से कॉमन रहता है सभी परीक्षाओं के लिए। चाहे आप RAS का दीजिए, PSI का दीजिए, रीट का दीजिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम आप दीजिए, पटवारी ग्राम सेवक, उस भर्ती परीक्षा के अंदर हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन रूप से पूछे जाते हैं, जिनको हम आज पहली क्लास अपनी ये है। और लगभग इसकी जितनी भी 60, 70, 80 जितनी भी क्लासें होंगी, आपको विस्तृत रूप से मैं यहाँ हिंदी व्याकरण को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हम समय खराब नहीं करते हुए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं कि हिंदी व्याकरण का ऐसा कौन सा पाठ्यक्रम है जो सभी भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वह राजस्थान स्तर की हो, चाहे वह हमारे सेंट्रल लेवल की हो, केंद्र स्तर की हो, कोई सी भी स्तर हो, सभी में कॉमन क्या पूछा जाता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी व्याकरण में जो हमारा पार्ट आता है, वो सबसे पहले पार्ट आता है हमारा संधि का। संधि टॉपिक जो है ये हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संधि से। दूसरा जो हमारा सिलेबस में है वो है समास। तीसरा जो है वो हमारे सिलेबस में रहता है उपसर्ग, और उसके बाद प्रत्यय। ये हमारे 4 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा संज्ञा। ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बाद सर्वनाम, संज्ञा के बाद में सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, ये जो है विशेषण, और एक है आपका टॉपिक क्रिया, और एक टॉपिक है वाच्य। ये टॉपिक आपके हर भर्ती परीक्षा में कॉमन रूप से पूछे जाते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य। ये हर भर्ती परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम इन्हीं की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस प्रत्यय में हम एक टॉपिक और जोड़ लेते हैं, और वो टॉपिक है हमारा अव्यय। ये जो टॉपिक है ये लगभग 8-10 टॉपिक जो है ये हर परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसी के साथ हम यदि आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आगे हमारे जो टॉपिक है, इन टॉपिकों में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पर्यायवाची शब्दों का। और ये जो पर्यायवाची शब्द है ये हर भर्ती परीक्षा में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है। इसके बाद विलोम शब्द, इससे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यायवाची, विलोम। इसके बाद युग्म शब्द, युग्म शब्द जो है
यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारे लोकोक्ति मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरा। लोकोक्ति एवं मुहावरा हर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा, हिंदी की जो मूल जड़ मानी जाती है शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, और एक है अपना शुद्ध वाक्य। आपको परीक्षा में 3 शुद्ध अशुद्ध शब्द दे देगा और एक शुद्ध शब्द दे देगा, उसको पूछ लेगा। ऐसे ही शुद्ध शुद्ध वाक्यों से आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरा, युग्म, विलोम, शुद्ध शुद्ध शब्द, ये हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भी जो हमारा सिलेबस है उनमें देशज शब्द, विदेशी शब्द, इसके बाद में बहुत सारे हमारे जो पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ लिया एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो ये हर भर्ती परीक्षा में एक कॉमन सिलेबस होता है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और रेगुलर आपको हमारी जो क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास, ये रात को 8 बजे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी और जितना भी होगा वो सारा मैटर आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण। हिंदी भाषा एवं व्याकरण। हिंदी भाषा एवं व्याकरण एक ऐसा विषय है जो हर परीक्षा में यहाँ से कन्फर्म है क्वेश्चन आना है। और हम पहले पूरा डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रत्येक टॉपिक के कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। पीपीटी के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उनको अपन आगे का जो समय है उसमें सॉल्व करेंगे। चलिए, हिंदी भाषा एवं व्याकरण। देखिए, भाषा एक बहुत बड़ा शब्द है। ये जो भाषा है एक बहुत बड़ा समागम है। इस भाषा में हमको बहुत कुछ सीखने को, बोलने को, लिखने को, पढ़ने को, जो भी हमें आज तक मिला है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है? भाषा की। भाषा, हम इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं भाषा से। भाषा, विशेष बात ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत में एक हमारी धातु है भाष। संस्कृत में एक हमारी धातु है भाष्य धातु। और ये जो भाष्य धातु है, तो विशेषतः आप सभी जानते हैं कि सभी भाषाओं की जो जननी है वो हमारी संस्कृत भाषा है और हिंदी का भी जो उपागम हुआ है वो हमारे संस्कृत से ही हुआ है। तो विशेष बात ध्यान रखना, भाष्य धातु से इस भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और विशेष बात ध्यान रखना, ये जो धातु है, इस धातु को हिंदी में जो हमारी क्रिया है, इस क्रिया का मूल रूप कहा गया है। क्रिया का मूल रूप कहा गया है। तो विशेष ध्यान रखना, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और धातु को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया की जो मूल रूप है वो हमारा क्या कहलाता है? धातु। तो विशेष बात ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं कि हिंदी की मूल भाषा क्या है, तो वो हमारी जो मूल भाषा निकल के आएगी वो आएगी संस्कृत। जो संस्कृत है ये हिंदी की मूल भाषा है। अब भाषा जो है, इस भाष्य धातु से इसका जो उत्पन्न हुआ है, अब हमें आगे देखना है कि भाष्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह है भाष्य क्या है। तो विशेष बात ध्यान रखना, भाष्य जो धातु है, इस भाष्य धातु का जो शाब्दिक अर्थ बताया है, शाब्दिक अर्थ जो हमें बताया गया है वो है शाब्दिक अर्थ प्रकट करना। प्रकट करना, और प्रकट यदि करना है तो वो विशेष ध्यान रखना, प्रकट करने योग्य भाषा में एक अध्वन्यात्मक इकाई है।
और वो जो ए ध्वन्यात्मक इकाई है वो है हमारा विचार, वो है हमारा विचार। तो ये जो ए ध्वन्यात्मक इकाई है वो है हमारे भाषा की मूल जो इकाई है वो है विचार। तो विशेष ध्यान रखना, भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया, हिंदी में हम इसको क्रिया बोलते हैं, यानी क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। और हिंदी की जो हमारी मूल भाषा है वो हमारी संस्कृत भाषा है। आगे भाष का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है हमारे मन के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो विचार चल रहा है उस विचार को प्रकट करना। और मन मस्तिष्क के अंदर जो भी हमारे विचार चलता है वो विचार छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। हम विशेष ध्यान हमें रखना है, विचारों को प्रकट करना जो है वो भाष का शाब्दिक अर्थ है। किसी भी विचार को क्या करना, प्रकट करना, जो कि भाषा शब्द बना है भास धातु से, इसका शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए आगे हम चलते हैं और आगे चलते हैं और हमारे पास एक यहाँ से शब्द निकल के आया विचार। विचार की हम परिकल्पना नहीं कर सकते, विचार बहुत बड़ा हो सकता है। आदमी जो सोचता है, जैसा सोचता है, जिस माहौल में वह रहता है, जिस माहौल में उसको लाया जाता है, जैसे उसके मन में विचार डाले जाते हैं वो वैसा बन जाता है। तो विचार एक बहुत बड़ा हो सकता है। और ये जो विचार है, ये विचार हमारी जो भाषा है, इस भाषा की अध्वन्यात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? अध्वन्यात्मक इकाई। यानी जो हमारा विचार है, ये जो विचार है ये भाषा का अध्वन्यात्मक है। आप कोई भी चीज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसमें आपको ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। तो विशेष से ध्यान रखना, ये जो अध्वन्यात्मक है, ए हमारा एक उपसर्ग है, ध्वनि जो है एक मूल शब्द है, और आत्मा यहाँ पर ये संस्कृत भाषा का शब्द है जो हमारी आत्मा से जुड़ा है। आगे देखिए, ए का जो हमारी हिंदी है, इस हिंदी में हम अधिकांशतः प्रयोग करते हैं नहीं के लिए। अधिकांशतः हम इस उपसर्ग का जो उपसर्ग प्रकट होता है, इसका अर्थ प्रकट होता है, वो नहीं के लिए प्रकट होता है। अर्थात सीधी सी बात है कि जो भी हमारे मन में विचार और भाव आ रहे हैं, ये सारे के सारे विचार और भाव हम यदि हमारे मन में आ रहे हैं तो उनमें ध्वनि नहीं है। इसलिए इसको भाषा की कैसी इकाई कहा गया है? अध्वन्यात्मक इकाई। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अब ये जो विचार आया, इस विचार को हमको आदान प्रदान करने के लिए, मान लीजिए आदान प्रदान करने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो साधन और माध्यम, जैसे मैंने दो व्यक्ति लिए हैं और हम हमारे विचार और भावों का आदान प्रदान किसी भी साधन से करेंगे। हम हमारे मन के अंदर जो भी विचार और भाव आ रहे हैं, इनका आदान प्रदान करने के लिए हम किसी माध्यम का प्रयोग करेंगे। और ये जो माध्यम होगा, हो सकता है कि एक व्यक्ति के द्वारा केवल एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता है बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हो, एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हो। तो विशेषतः ध्यान रखना, जो भी हमारे मन का भाव है, जो भी हमारे किसका भाव है? मन का भाव, मन का भाव एवं मन का जो भी हमारा विचार है, यदि हमने इस मन के भाव को और मन के विचार को किसी माध्यम से
किसी साधन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचा दिया, तो उसमें सबसे अहम जो योगदान हुआ वो किसका हुआ? हमारा भाषा का। आगे देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार और भावों का आदान प्रदान कर रहा है। किसका आदान प्रदान कर रहा है? विचार एवं भावों का आदान प्रदान। ये जो विचार और भावों का आदान प्रदान है, इसके लिए हमको साधन का प्रयोग करना है, माध्यम चाहिए हमको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों तक बात को पहुंचाने के लिए। तो विचार और भावों का आदान प्रदान करना, या मैं कहूं कि विचार और जो हमारे मन के अंदर भाव आ रहा है, उस विचार और भाव की एक अभिव्यक्ति जो है वो हम भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। तो विचारों का और भावों का आदान प्रदान करना, ये भी हमने भाषा से सीखा। जो भी हमारे मन में विचार और भाव आ रहे हैं, इनकी अभिव्यक्ति करना, एक दूसरे तक पहुंचाना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमको भाषा से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, जो भी भाषा है, इस भाषा रूपी वृक्ष जो है, ये भाषा रूपी वृक्ष वर्तमान में, चाहे वह प्राचीन समय हो, चाहे वह मध्य समय हो, जब व्यक्ति एक दूसरे से बोलने लगा, एक दूसरे को पत्र व्यवहार करने लगा, या फिर वह इशारों के माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से खबरें पहुंचने लगी, तो उसमें भाषा का योगदान रहा। देखिए, कोई भी भाषा हो, इस भाषा रूपी जो हमारा वृक्ष है, भाषा रूपी जो हमारा वृक्ष है, इस भाषा रूपी वृक्ष के हमारे पास जो कुल अंग है, वो कुल अंग जो है वो है 3। इस भाषा रूपी वृक्ष के जो कुल अंग है वो हमको बताए गए हैं 3। और अंग का मतलब यहाँ माध्यम से हुआ, अंग का मतलब यहाँ साधन से हुआ है। तो विशेषतः ध्यान रखना, भाषा रूपी वृक्ष के 3 मुख्य अंग होते हैं, और ये जो 3 मुख्य अंग हैं, वो तो एक तो होगी हमारी मौखिक भाषा, ये जो मौखिक भाषा है, दूसरा जो है वो है हमारी लिखित भाषा, ये लिखित भाषा का रूप हो गया, और तीसरी जो है वो है हमारी सांकेतिक भाषा। तो ये जो तीनों भाषाएं हैं, ये तीनों भाषाएं सांकेतिक, लिखित और मौखिक, ये कोई भी भाषा रूपी वृक्ष हो, कैसा भी भाषा रूपी वृक्ष हो, उस भाषा रूपी वृक्ष का महत्वपूर्ण अंग जो है वो है हमारा मौखिक रूप भाषा, दूसरा है लिखित रूप, और तीसरा है सांकेतिक रूप। अर्थात हम भाषा का आदान प्रदान जो है, यदि मैं सीधे सीधे शाब्दिक शब्दों में इसकी परिकल्पना या इसकी परिभाषा दूं, तो विशेष ध्यान रखना, विचार और भावों का हमने एक दूसरे से इंटरचेंज किया, ये सारा की सारा इंटरचेंज भाषा के माध्यम से हुआ। विचार और भाव की अभिव्यक्ति भी हमें भाषा ही सिखाती है, और एक भाषा जो है उसके प्रमुख 3 अंग होते हैं, एक होता है मौखिक रूप, एक होता है लिखित रूप, और एक होता है सांकेतिक रूप। हम बोल करके हमारे मन के भावों को, मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या हम लिख करके हमारे मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या मैं कहूँ संकेतों के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो संकेत के माध्यम से भी हम भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा रूपी वृक्ष के कुल अंग हैं, वो कुल अंग 3 हैं, और यदि मैं बात करूं कि भाषा रूपी वृक्ष के जो मुख्य अंग हैं, वो मुख्य अंग आपके 2 ही होंगे, एक होगा लिखित रूप, एक होगा आपका लिखित रूप, और दूसरा होगा आपका मौखिक रूप।
ये दो ही प्रमुख अंग बताए गए हैं, मुख्य अंग बताए गए हैं। सामान्यतः हम बोल करके या लिख करके या पढ़ करके सुन करके हम विचार और भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, देखिए, हिंदी व्याकरण एक ऐसा व्यापक विषय है जहाँ पर शब्द बहुत प्रधान है। शब्द इतना प्रधान है कि हम आगे पढ़ेंगे, जब हम शब्दकोश को पढ़ेंगे तो एक शब्द हमको बहुत सारी जगह पर प्रयोग में लिया जाता है। और ऑफलाइन क्लासेस में लगभग हमने अब तक 50 बार हिंदी विषय को रिपीट किया है, पढ़ा है, पढ़ाया गया है, विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया है। तो अब जो सारा हमारे पास पूरा जितना 6-7 साल का जो अनुभव है, उसको हम पूरा की पूरा यहाँ साझा करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको क्लास का जो मैटर दिया जाएगा वो बहुत ही अच्छा और यूनिक जो मैटर है, वो यूनिक मैटर मैं पूरी कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। आप अधिक से अधिक जुड़े, अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए प्यारे साथियों, भाषा को हमने देख लिया, 3 भागों में हमने इसको वर्गीकृत किया, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए आगे चलते हैं और आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी भाषा हो, इस भाषा का एक निर्माण होता है। कोई भी भाषा हो, इस भाषा का एक पर्टिकुलर निर्माण होता है। चाहे आप इंग्लिश पढ़ें, चाहे आप गणित पढ़ें, चाहे आप संस्कृत पढ़ें, चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ें, कोई भी विषय पढ़ें, विषय एक अलग सिस्टम है और भाषा एक अलग सिस्टम है। हम जैसा हमको प्रतीत होता है, मन को भाता है, वो हम सुनते हैं। जो मन को नहीं भाता है उसको हम बोल देते हैं या सामने वाले को बता देते हैं। तो भाषा हमको बहुत बड़ी आज़ादी देती है बोलने की। जो हमको स्वतंत्रता मिली है वो हमारे संविधान में भी है। आगे अपन भाषा का संवैधानिक जो विकास है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरीके से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा आयोग किस भाग में है, वो सारा कुछ मैटर आपको यहाँ मिलने वाला है। आगे हम सब कुछ फुल डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे 100 क्लासें हो जाए, चाहे 80 क्लासें हो जाए, एक भी बिंदु, एक भी आया हुआ क्वेश्चन, कुछ भी हमको यहाँ नहीं छोड़ना है। भाषा का निर्माण, भाषा के निर्माण का एक बहुत ही सही जो क्रम है, वो बहुत सही क्रम हमको आज पढ़ना है। देखिए, कोई भी भाषा हो, जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं, जब तक उसकी ध्वनि आवाज जो है वो हमारे कानों में नहीं आएगी, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो विशेषतः ध्यान रखना, भाषा का जो निर्माण हुआ है वो सबसे पहले हमारे पास जो आया था वो आया था साउंड। साउंड यानी आवाज, आवाज, ध्वनि। ये जो है ये भाषा की मौखिक भाग है। ध्वनि भाषा का कैसा भाग है? मौखिक रूप। अभी अभी हमने पढ़ा था कि भाषा रूपी वृक्ष के कुल 3 अंग होते हैं एवं मुख्य 2 अंग होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। और यदि कुल की बात करूं तो एक इसमें सांकेतिक और जोड़ सकते हैं हम, तीसरा सांकेतिक। तो देखिए, भाषा का अब हमको निर्माण करना है तो विशेष ध्यान रखना, जो हमारा पहला भाग है वो निर्माण का पहला चरण है ध्वनि। जो हमारा कैसा रूप है? मौखिक रूप। ध्वनि से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मौखिक रूप को हमने लिखना प्रारंभ किया, जैसे ही मौखिक रूप को हमने क्या किया? लिखना प्रारंभ किया, तो उसकी सबसे छोटी जो इकाई बनी वो सबसे छोटी इकाई बनी वर्ण। तो ध्वनि, ध्वनि को जैसे ही मैंने लिखा वर्ण, अब उन वर्णों में यदि मैं व्यंजनों की बात करूं तो व्यंजनों में मैंने स्वर को जोड़ करके अक्षर का निर्माण किया। जबकि आप सभी को पता होगा कि स्वर और व्यंजन जो है उनका वर्ण रूप एक जैसा होता है।
तो वो अपन आगे चर्चा करेंगे। पूरी वर्णमाला को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है और वो है हमारी वर्ण। यदि मैं मौखिक इकाई की बात करूं तो मौखिक इकाई होगी कौन सी? ध्वनि। अब इस वर्ण में जैसे ही मैंने व्यंजनों को रूप दिया और स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा तो मैंने वहां अक्षर का निर्माण किया। और अक्षर ए यानी नहीं, क्षर यानी क्षरण, जिसका विनाश या क्षरण नहीं हो सकता हो, वो हमारा कहलाता है अक्षर। क्या कहलाता है? अक्षर। अक्षर, इस अक्षर को मैंने 2, 3, 4 अक्षर, कुछ वर्ण, इनको जोड़ करके फिर आगे मैंने शब्द का निर्माण किया और ये शब्द का निर्माण हो गया। शब्द का जैसे ही निर्माण हुआ तो हमें एक पर्टिकुलर रूप से अर्थ मिलने लग गया। यानी यहां तक हम अर्थ विहीन थे। ध्वनि को तो हमने सुन लिया, अर्थ हमको ध्वनि का सुनने से मिल गया। बट मैं बात करूं वर्ण, अक्षर और शब्द की, तो वर्ण का अर्थ नहीं है। अक्षर का अर्थ बहुत सारे कुछ एक अक्षर हैं जिनके हमको आगे अर्थ मिलेंगे, पर पूरी वर्णमाला के हमें अर्थ नहीं। शब्द जहां पर आ गया, उस शब्द की जगह जो हमारा अर्थ था वो अर्थ हमको पूरा मिलने लग गया। तो शब्द का हमें अर्थ मिला और अब हम भाषा को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। तो जैसे ही हमें अर्थ मिला तो हमने उसमें कारक चिन्हों को जोड़ा, विभक्ति चिन्हों को जोड़ा, संबंध बोधक शब्दों को जोड़ा और कुछ शब्दों को जोड़ करके, कारक चिन्ह और विभक्तियों को जोड़ के हमने पदों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया प्यारे साथियों? पदों का। और पद मिलकर के आगे चल के वाक्य की रचना कर दी। इसकी रचना हो गई वाक्य की। और यहाँ पर भाषा का हमें पूरा अर्थ मिल गया। अक्षर, वर्ण, ध्वनि। ध्वनि सुनी, फिर उसको लिखा। इतना बड़ा एक सेंटेंस था, उसका छोटा सा रूप, प्रारंभिक बिंदु जो था वो था वर्ण। फिर उसमें हमने अक्षर बनाए, उन अक्षरों से हमने शब्द का निर्माण किया। फिर हमको वाक्य बनाना था। जैसे ही शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये जो शब्द है ये शब्द ही वाक्य के अंतर्गत पद कहलाता है। और पद की एक परिभाषा और बताई गई है, पद जो है विभक्ति युक्त शब्द जो है वो हमारे पद कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, शब्द से पद बना और पद से फिर वाक्य बना और बहुत सारे वाक्य मिलकर के एक भाषा का निर्माण किया। और वो हमारी भाषा जो थी हम पढ़ने जा रहे हैं वो भाषा है कौन सी? हिंदी। तो यदि मैं पर्टिकुलर हिंदी की बात करता हूं तो देखो इंग्लिश भी ऐसे ही बनी है। साउंड, कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, लैंग्वेज, ये सब भाषा के निर्माण का एक जैसा क्रम है। किसी भी भाषा को आप उठा के देख लीजिए, सारी भाषाएं जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम उसको लिख नहीं सकते, और लिखेंगे सबसे छोटा रूप, फिर उसको और विस्तृत करेंगे, फिर उसको एक अर्थ देंगे, अर्थ देने के बाद उसमें विभक्ति कारक चिन्हों को जोड़ेंगे और फिर एक सुसज्जित वाक्य का निर्माण करेंगे और बहुत सारे वाक्य मिलके भाषा का निर्माण करेंगे। तो प्यारे साथियों, भाषा के जो निर्माण का प्रमुख जो क्रम है वो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद से वाक्य बनता है और वाक्यों से किसका निर्माण होता है? भाषा का। तो भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो है हमारी ध्वनि। विशेषतः ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई प्रारंभ होती है वो लिखित इकाई जो है वो है आपकी लिखित इकाई जो है वो लिखित इकाई है वर्ण। और वर्ण से लेकर के
और वाक्य तक ये सारी भाषा की लिखित इकाइयां हैं। कहाँ से लेके, वर्ण से लेकर और वाक्य तक ये सारी की सारी जो है वो भाषा की हमारी लिखित इकाइयां हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के बाद हम प्रत्येक बिंदु को जो हमने आज पढ़ा है, आज हमने शुरुआत की है, प्रत्येक बिंदु को हम विस्तृत रूप से देखेंगे। प्यारे साथियों, मैंने आपको जो सिलेबस बताया है, ये पूरा सिलेबस विस्तृत रूप से मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ प्रोवाइड करवाऊं। सारा की सारा सिलेबस ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंदी व्याकरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आप कुछ और जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। एकल शब्द जो है हमारे एकार्थी शब्द इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद अनेकार्थी शब्द, इनको हम पढ़ेंगे। छंद अलंकार जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे छंद और अलंकार जो है इन सभी को हम आगे की क्लासों में कंप्लीट करने वाले हैं। साथ के साथ हिंदी विषय की शिक्षण विधियां जो हमारे रीट L1 और L2 में जो हमारे हमसे बहुत मात्रा में पूछी जाती है, वो आपको मैं विस्तृत रूप से डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन मैं आपको यहाँ कंप्लीट कराने वाला हूँ। किसी प्रकार की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये जो पर्यायवाची, विलोम, युग्म, लोकोक्ति, मुहावरे हैं, इन सबको मैं आपको साथ के साथ करवाता चलूंगा, जिससे हम एक क्लास के अंदर हमारे व्याकरण को एवं शब्दकोश दोनों को तैयार करते हुए चले। आगामी वर्ष जो है ये भर्तियों का वर्ष है। 2024 हुआ, 2025 हुआ। रीट की वैकेंसी वर्तमान में सुनने में आ रहा है बहुत जल्दी जो है आ रही है। भजन लाल जी बहुत जल्दी रीट की वैकेंसी निकाल रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है जो आशा लगाए बैठे हैं रीट के लिए। तो रीट विषय मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 30 नंबर का हमारा प्री का मैटर है और मेंस में भी आएगा कुछ हिस्सा, तो वो सारा मैं आपको यहाँ कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आगे हमने जो पढ़ा है उसमें हमने आज भाषा को प्रारंभ किया, और भाषा को प्रारंभ किया तो मैंने आपको बताया कि जो भाषा है, इस भाषा शब्द का निर्माण भाष धातु से हुआ है। और धातु जो है हम हिंदी में क्या शब्द कहेंगे, क्रिया। क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। भाषा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो है वो है विचारों को प्रकट करना। जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं उनको प्रकट करना। और विचार आप सभी को पता है ध्वन्यात्मक होता है, विचारों में ध्वनि नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये हमने ध्वन्यात्मक के बारे में पढ़ा था कि भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई है, और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी साधन माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तो फिर हमने देखा था कि भाषा रूपी वृक्ष के जो है वो 3 अंग हैं। मौखिक रूप है, लिखित रूप है, सांकेतिक रूप है। जितने भी हमारे विचार और मन में विचार भाव आ रहे हैं उनको आदान प्रदान करना ही क्या कहला रहा है, भाषा कहला रहा है। तो भाषा विचार एवं भावों की अभिव्यक्ति है। 2 इसके मुख्य अंग है, मौखिक और लिखित। और आज की सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी क्लास में हमने देखा था वो ये है कि किसी भी भाषा का निर्माण, कोई भी भाषा हो, उस भाषा का निर्माण का जो क्रम है वो ध्वनि से चालू होता है मौखिक रूप से, फिर वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्य, और उसके बाद हम भाषा बना लेते हैं। प्यारे साथियों, कल इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, और तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू।